moment all of us felt paralyzed. चलिए, इस खबर को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की, जो अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रहा है और इसी के साथ चीन 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो अमेरिका से लेकर भारत तक के लिए चिंता का सबब है। अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने में चीन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। उसने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाकर इतिहास रच दिया है और भारत अभी तेजस को डेवलप करने में ही लगा हुआ है, जो कि 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, जबकि चीन 6th जनरेशन के फाइटर जेट को ट्रायल में ला चुका है। वहीं भारतीय वायुसेना अभी तेजस विमान का इंतजार कर रही है, क्योंकि अमेरिका से इसके नए इंजन नहीं पहुंचे हैं। वहीं चीन के पास फिलहाल 2 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। चीन के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की फुटेज और तस्वीरें गुरुवार से लगातार वायरल हो रही हैं। चीन सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रायंगल स्टेनलेस डिजाइन वाला एक रहस्यमय विमान दिन के उजाले में दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के चेंगडू के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया है। फुल स्क्रीन आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चा और तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि चीन के पास 2 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद है, जो इस विमान के अगल बगल उड़ान भर रहे थे। चीन जहां 6ठी पीढ़ी का विमान टेस्ट कर रहा है, वहीं भारत अभी 4.5th फाइटर जेट जो है यानी कि तेजस को डेवलप करने में लगा हुआ है। 5वीं पीढ़ी के विमान वाला AMCA प्रोग्राम अभी कागजों पर है। इस विमान के बारे में विशेषज्ञों का अनुमान लगाया गया कि इसमें अत्याधुनिक स्टील और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता है। अभी तक आधिकारिक रूप से इस विमान की पहचान या नाम सार्वजनिक नहीं की गई है। चेंगडू स्थित डिफेंस टाइम्स ने अपने वीबो अकाउंट पर इस विमान की तस्वीर को साझा किया और लिखा, ये वास्तव में एक पत्ते जैसा दिखता है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे नए लड़ाकू जेट की अर्ध आधिकारिक स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। हो सकता है ये चीन का एक प्रोपेगेंडा हो, क्योंकि चीन प्रोपेगेंडा करने में भी काफी माहिर है। लेकिन अगर 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर चीन ने काम पूरा कर लिया है तो ये एक टेंशन का विषय है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र सर जुड़ रहे हैं, उनके पास चले। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि टेस्ट उड़ान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ के जन्मदिन पर आयोजित की गई। कई चीनी नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर माओ को याद किया और कुछ ने इस नए विमान के उड़ान को पूर्व नेता के लिए प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि के तौर पर देखा। यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इतिहास को देखें तो जब माओ ने 1949 में चीन की स्थापना की थी, तब हमारे पास केवल 17 हवाई जहाज थे और आज 6th जनरेशन के फाइटर जेट को चीन डेवलप कर रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मिश्र सर जुड़ रहे हैं। मिश्र सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल है कि चाइना अगर 6th जनरेशन के फाइटर जेट को टेस्ट कर रहा है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर टीज कर रहा है, मकसद क्या है सर, और क्या ये वाकई चाइना ऐसा कर चुका है? चाइना का मकसद साफ है। अगर ये टेस्ट हो चुका है, ये कई जगह ये रिपोर्ट्स आई हैं F-35 की, तो मेरे को लगता है ये काफी ठीक ही होगा, क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया ने भी इसका बारे में बताया है। तो इसका मकसद साफ है कि पूरे विश्व में चाइना अमेरिका की टक्कर लेना चाहता है और वर्ल्ड पावर बन रहा है। तो इसीलिए उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स और उसकी PLA वो बहुत ताकतवर बनाना चाहता है, और जिसके लिए उसने पिछले 20-25 साल से ये कोशिश शुरू कर दी थी। तो मेरे ख्याल उस तरफ देखा जाए तो ये जो J-35 ये बना रहा है और जिसका इसने एक टेस्ट किया है, और इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट्स भी है कि ये थोड़ा हल्का है। मतलब जनरली इतने फाइटर एयरक्राफ्ट का 5th जनरेशन का वेट काफी होता है। तो हो सकता है कि इसकी मंशा बहुत साफ है कि पूरे एशिया रीजन में और पूरे विश्व में ये अमेरिका की टक्कर लेना चाहता है, और इसी प्रकार अपनी नेवी, एयरफोर्स और PLA को, और PLA जो इनकी मिसाइल डिवीजन है, आर्टिलरी है, उसको अपग्रेड करना चाहता है। लेकिन मिस्टर सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन इतनी तेजी से अपने जो सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, उसका मकसद क्या अमेरिका को भी प्रेशर में डालना है, या फिर अमेरिका की बादशाहत
छीनना है और साथ ही साथ भारत पर भी दबाव बनाना है। और देखिए, चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो साफ है ये भारत पे तो प्रभाव पड़ेगा। और आपको पता है पाकिस्तान के साथ जॉइंटली मिलके ये J-20 एयरक्राफ्ट ये बना रहा है। तो पाकिस्तान के साथ इसकी अभी और ये कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन चलेगी। और मेरे ख्याल कुछ समय में ये अगर ये J-35 सक्सेसफुल होता है, ये पाकिस्तान की सेना एयरफोर्स में भी इंडक्ट करना चाहेगा, तो विश्व में अपना प्रभाव तो डालना चाहता है ताइवान के खिलाफ, इंडो पैसिफिक में और भारत के खिलाफ। तो साफ जाहिर है उसकी मंशा भारत के खिलाफ तो रहेगी ही। तो ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये भारत के लिए तो खतरा है ही। और मेरे को अभी थोड़ी हैरानी होती है कि फिलहाल थोड़े दिन पहले हमारे एयरफोर्स चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत की जो आज की तारीख में वायुसेना की स्थिति है वो 1965 जब पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में गए थे उतना उसको कमजोर बता रहे हैं। क्योंकि भारतीय सेना में जो स्क्वाड्रंस हैं होनी चाहिए 42.5, आज की तारीख में 30 स्क्वाड्रंस हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी है और कितनी कमी है। और एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं जी सर। और कई एयरक्राफ्ट पुराने हैं जैसे MiG-21 वगैरह, उनको भी फेज आउट होना है। कई एयरक्राफ्ट जो हैं अभी सर्विस में, उनको अपग्रेड करना है। तो ये सब देखते हुए तो भारत के लिए चिंता की बात है। हमने कुछ रफेल लिए तो वो कुछ रफेल ये सब कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी वायुसेना की नफरी 42.5 स्क्वाड्रंस ना हो जाए। तो मेरे ख्याल, और ये खर्चा इस पे बहुत आएगा, तो ये एक भारत के लिए चिंता की बात तो है। और साथ ही में इसमें ये भी एक और चीज होती है, देखो जब एयरफोर्स की बात करते हैं तो इसमें मल्टी डायमेंशन में देखा जाता है। एयरफोर्स के लिए फिर होता है मिड एयर रिफ्यूलर। आज इंडियन एयरफोर्स को हमारे को चाहिए 18 रिफ्यूलर्स, हमारे पास सिर्फ 6 हैं, IL-78। और तीसरी है जो एवॉक्स भी हमारे पास काफी होने चाहिए, लेकिन आज हमारे पास 3 है। 3 इजराइल के हैं फैंटम, और 3 हमारे वो नेत्रा हैं जो हमने इम्प्रोवाइज किए हैं। और भविष्य में ये भी 18 होने चाहिए, इसमें भी समय लगेगा। बिल्कुल। तो एवैक्स हो, चाहे मिड एयर रिफ्यूलर्स हो, जी सर, चाहे एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ हो, तो एक कंसर्न है भारत के लिए। जो मैं, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स चीफ के हैं जो फिलहाल इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। जी सर। मिस्टर सर आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। और जो बात आप कह रहे हैं, भारत निर्विवाद रूप से सैन्य शक्ति के मामले में चीन से काफी पीछे है। इसके सबसे बड़े कारणों में से एक है रक्षा खर्च में अंतर। चीन का रक्षा बजट $471 बिलियन का है, वहीं भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन का है, यानी कि चीन से काफी कम। इस कारण चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ हथियारों के निर्माण पर ज्यादा खर्च कर पाता है। वहीं भारत अपने कम रक्षा बजट के बावजूद चीन को टक्कर देने लायक हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। चीन के 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान के खिलाफ भारत के मुख्य तौर पर भारत के पास 3 विकल्प हैं। इनमें से पहला, भारत 2025 में 5वीं पीढ़ी के इंजन के लिए फ्रांस के साथ एक सहयोगी उद्यम पर समझौता कर सकता है। दूसरा, भारत फिर से रूस की ओर रुख कर सकता है और उसके PAK-FA परियोजना से जुड़कर सुखोई Su-57 को खरीद सकता है। और तीसरे विकल्प के रूप में भारत और अमेरिका के बीच F-35 को लेकर कोई डील फाइनल हो जाए तो भारत इस मामले में सामने एक नजीर पेश कर सकता है। अभी तक भारत के हवाई बेड़े में सबसे शक्तिशाली विमान राफेल है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं। इनमें से सभी विमानों की डिलीवरी हो चुकी है। इन विमानों को भारत के हिसाब से डिजाइन किया गया, मॉडिफाई किया गया है। ये विमान 4.5 जनरेशन के विमान माने जाते हैं। ये सेमी स्टील तकनीक के साथ आते हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर पारंपरिक और परमाणु हमला करने में सक्षम है। लेकिन बात अगर वॉर की हो रही है या फिर डिफेंस की हो रही है या ताकत की हो रही है, तो पाकिस्तान के दिन एक बार फिर से बुरे आ चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, खबर जान लीजिए। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने धावा बोलने की बात कह दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी और इस बात का दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से अफगानिस्तान की सेना जो है वो आगे बढ़ रही है, बॉर्डर पर जा रही है। 15,000, जल्दी से विजुअल लेकर आइए फुल स्क्रीन इस पर वॉल पर, और आपको दिखाते हैं 15,000 तालिबानी सैनिकों को सीमा पर जाने के आदेश दे दिए गए। देखिए तालिबानी लड़ाकों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये फुटेज जारी किया गया अफगानिस्तान की ओर से जिसमें
तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान के लिए लड़ने के लिए रुख कर रहे हैं बॉर्डर का। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। तालिबान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। हमें अफगान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये टीटीपी उनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाटका बंद करें। उनको ये किसी सूरत भी उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक रेड लाइन है। मैं फिर अफगान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उंगली नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। तो आपने सुना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरफ अगर बातचीत का मसौदा पेश किया जाता है या रखा जाता है और दूसरी तरफ से टीटीपी अगर ऑपरेट करता है तो फिर बातचीत संभव नहीं है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र सर लगातार जुड़े हुए। मिश्र सर, पाकिस्तान के ऊपर ये कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये वही तालिबान है जिसे ना रशिया हरा पाया, ये वही तालिबान है जिसे ना तो अमेरिका हरा पाया, ये वही तालिबान है जिसके सामने बड़े बड़े मुल्कों ने, बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेके हैं और आज की तारीख में इसने एक तरह से खुलेआम जंग का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया है। मिस्टर सर, नहीं, अब बीच में ना बिल्कुल ट्रांसमिशन कट हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था, फिर से आप बताइए। नहीं, तालिबान ने जो 15,000 सैनिकों की एक ट्रूप भेजी है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ और जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया था अफगानिस्तान के अंदर, जिसके बाद तालिबान काफी गुस्से में है, तो पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा खतरा है? पाकिस्तान के ऊपर तो ये बहुत बड़ा खतरा है और होना भी चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया था और आज उसी की सजा, और यही जो उन्होंने सांप बनाए थे ये इन्हीं को भी काटेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो खतरा है। अब खतरा क्यों है? पहली बात देखिए, तालिबान को वहां पर बहुत ज्यादा एडवांटेज है। सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि कोई भी जब सेना लड़ाई करती है तो टेरेन सबसे जरूरी होती है, ग्राउंड। वहां का ग्राउंड तालिबान सेना को अच्छी तरह पता है, दोनों तरफ बॉर्डर पे, चाहे वो खैबर पख्तूनवा की तरफ हो या अफगानिस्तान की तरफ हो, पख्तिका, जलालाबाद, जितने भी प्रोविंसेस हैं, कुनर वगैरह जितने भी प्रोविंसेस हैं, वो सब की टेरेन उनको अच्छी तरह पता है। जब सैनिक को एक टेरेन अच्छी तरह पता होती है, ग्राउंड अच्छी तरह पता होता है, तो उसको ऑपरेट करने में बहुत आसानी होती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, उसको यहाँ ऑपरेट करने का फायदा के अलावा उसके पास इतने हथियार है और उसको पता है कहाँ पर दुश्मन के ऊपर घात लगा के उसको बर्बाद किया जा सकता है। और मैं जब अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां पर पाकिस्तान की कई पोस्ट पे ये वहां की अफगान मिलिट्री, अफगान नेशनल आर्मी ने अटैक किए थे और पूरे जोश से वो पूरा देश वहां एकत्रित हो गया था। मतलब पूरे देश में इतना जोश था। तो कहने का मतलब है, पूरा
अफगानिस्तान एकजुट खड़ा रहेगा इसमें, क्योंकि वहां पर उनको लिए अफगान खून बहुत जरूरी है, अफगान की जो वो टेरिटरी है वो बहुत जरूरी है। तो तालिबान को इसमें माहिरता है, और ये वाले जो ऑपरेशन होते हैं इसमें आमतौर जी। पे तालिबान को इतनी फायदा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कितने सालों से ऑपरेट किया, 30-40 साल से इस टेरेन में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको हथियार ऑपरेट करने आते हैं। और कई हथियार जो अभी आप ये गाड़ियां भी देख रहे हैं, ये अमेरिका वहां से छोड़ के गया है, तो इनको काफी उसमें फायदा है। तो कहने का मतलब है इनको इसमें काफी एडवांटेज रहेगा, और जी। मेरे को लगता है कि ये काफी अच्छी कार्रवाई कर पाएंगे जो वहाँ के तालिबान है। तो पाकिस्तान के लिए ये खतरा तो मेरे को लगता है ये काफी है ही। मिस्टर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने दोनों मैटर पर अपनी राय रखी और जानकारी साझा की दर्शकों के साथ। यानी पाकिस्तान एक और बहुत बड़ी मुसीबत से घिर गया है, तालिबान से सीधी दुश्मनी